आज मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी, आपको नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी, जो कि एक न्यूट्रिशियन है, वो जुड़ी हमारे साथ। उनको भी नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एचपी चंद्रा जी से। लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि गर्मी कहीं कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कल ही अगर बात करें तो दोपहर में जो है 45 डिग्री रायपुर में पारा देखने को मिला। उसके बाद शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ और अधड़ के साथ कई जगह बारिश भी हुई। और जिस तरह से देखा जाए कई जगह तो ओले भी गिरते नजर आए। क्या लगता है कि इस बार जो है मौसम जिस तरह से मई जून में देखा जाता है कि नवतपे की जो है उस समय देखा जाए तो बहुत ज्यादा अधिक गर्मी होती है, लेकिन शुरुआत से देखा जाए तो इस बार जो गर्मी थी वो बहुत जल्दी आ गई। बारिश के भी आने के यहाँ आसार बताए जा रहे हैं कि जल्दी से ही जो है बारिश आने वाली। क्या इसके संकेत दे रहा है मौसम? देखिए, हम इस साल के समर सीजन की यदि चर्चा करें तो मार्च के अंत में टेम्परेचर काफी ज्यादा पहुंच गया था। वैसे ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह में टेम्परेचर है पूरा रायपुर है 45 डिग्री, कुछ जगह पर जैसे मुंगेली है, महासमुंद है, रायगढ़ है, यहाँ पर 46 डिग्री के आसपास तक चला गया था। उसके बाद में फिर थोड़ी सी जो दक्षिण से आने वाली ठंडी और नमी युक्त हवा के आगमन के प्रभाव से प्रदेश में लगातार कहीं न कहीं वर्षा दर्ज की जा रही है। विशेष करके हम यदि बात करें तो दक्षिणी छोर यानी कि बस्तर संभाग और उससे लगे जिले में दक्षिणी हवा के प्रभाव के कारण से तापमान में लगातार कमी बना हुआ है। अब यदि हम मध्य क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चूंकि उत्तर पश्चिम से जो शुष्क और गर्म हवा आ रही है, जिसके कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिल रहा है। जिस समय या जिस पीरियड में शुष्क और गर्म हवा का प्रभाव कम होता है, दक्षिणी हवा का प्रभाव अधिक होता है, तो उस स्थिति पर मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। यदि हम 11 तारीख से लेकर 11 तारीख को अचानक टेम्परेचर में गिरावट जो बना हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कल तक काफी डिग्री 3 डिग्री के आसपास तक वृद्धि देखी गई थी। क्योंकि दक्षिणी हवा का प्रभाव है वो फिर से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अभी मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी का क्रम है वो फिलहाल बंद हो जाएगा। साथ ही अभी अलग अलग मानसून वेदर एक्टिविटी के कारण से इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर में धीरे धीरे औसत रूप से गिरावट देखने को मिलेगा। कुछ दिन मतलब अगर बात करें तो आप ही लोगों के इसमें मैंने पढ़ा था कि जल्द बारिश आने के आसार देखने को मिल रहे हैं, कि जल्दी बारिश आ सकती है, बारिश का मौसम जो है जल्द आ सकता है। क्या लगता है कि इस तरह के जो मौसम में परिवर्तन है उससे जो है जल्द बारिश आ सकती है? देखिए, एक्चुअल में होता यह है कि यह जो आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में मानसून की है, ठीक है। तो इस साल मानसून है, एक्सपेक्टेड जो समय है केरल में पहुंचने का है वो है 1 जून का रहता है सामान्य स्थिति। उससे लगभग 4 दिन पहले यानी कि 27 मई को केरल में मानसून पहुंचने की संभावना है। यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगदलपुर में 10 जून को पहुंचने की सामान्य तिथि है, रायपुर में 15 को और अंबिकापुर में 21 जून को मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि रहता है। यदि हम पिछले साल की थोड़ी सी बात करें तो देखिए जगदलपुर में 1 दिन लेट यानी कि 11 जून को पहुंचा था, 13 जून को रायपुर पहुंच गया था, वही 13 जून को पूरा छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया था। तो ये डिपेंड करता है कि केरल पहुंचने के बाद में मानसून के जो सिम्टम्स हैं वो कितना सक्रिय है या फिर उसकी गति है वो कितना ज्यादा है, इस पर डिपेंड करता है कि मानसून पहले पहुंचेगा या सामान्य तिथि से देर में पहुंचेगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ये तिथि पे डिपेंड नहीं करता, ये मौसम पे भी डिपेंड करता है। हाँ, उसके मानसून के जो सिम्टम्स हैं वो जितना ज्यादा प्रबल रहेंगे उतने ही ज्यादा या जल्दी मानसून है वो पहुंचने की संभावना बनी रहती है। और मानसून पहुंचने के पूर्व प्रदेश में विशेष करके यदि हम देखें तो पूरे इसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और उससे लगे आंध्र प्रदेश में है, तो इसमें है मानसून की
एक्टिविटी के पूर्व प्री मानसून एक्टिविटी है वो प्रारंभ हो जाता है, जो कि अभी से प्रारंभ हो चुका है। जनरली ये ऐसा बना ही रहता है। जी। अगर बात करें तो जैसे कहा गया कि 2 दिन तक अंधड़ और बारिश की जो है बनी रहेगी, लेकिन क्या लगता है कि इसके बाद भी जो है गर्मी तेज होगी या फिर टेम्परेचर जो है मीडियम में ही रहेगा? देखिए, अभी सामान्य से थोड़ा सा अधिक था, कल चूंकि बारिश हो चुका है तो सामान्य से थोड़ा सा नीचे भी आज जा सकता है या सामान्य बने रह सकता है, क्योंकि कल आज यदि बारिश होती है तो कल जाहिर तौर पर थोड़ी सी मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी। लेकिन हम यदि सिनाप्टिक स्तर से देखें, औसत रूप से देखें, तो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 3 से 4 दिन तक गिरावट के दौर है, बने रहने की संभावना है। जी, मतलब अभी गिरावट रहने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है मौसम में तब्दीली आ जाए। हमारे साथ डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। लगातार देखा जाता है कि मौसम में जब भी परिवर्तन होता है उसके बाद जो है शरीर में कई बीमारियां जकड़ लेती है। अगर बात करें तो ज्यादातर इस समय देखा जाता है कि गर्मी में जो है लोगों का खाना छूट जाता है। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि उल्टी दस्त से लोग परेशान रहते हैं, साथ ही अपच की भी शिकायतें ज्यादातर देखने को मिलती है। किस तरह से देखते हो? एनर्जी लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा जब मौसम में परिवर्तन होता है तो एनर्जी लेवल भी जो है कम होता दिखाई देता है। हाँ जी, देखिए क्या कि इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है और बीच बीच में जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा लोगों के, सबसे पहली बात है सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है, क्योंकि जो सन रेज डायरेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है और उसके कारण कई बार कई लोग जो होते हैं जो फेंट हो जाते हैं। उसके अलावा उनमें जैसे बहुत ज्यादा जिम लाना, चक्कर आना और कभी लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया, उल्टी, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स जो हैं ये देखने में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो सनलाइट होती है उसकी डायरेक्ट जो सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्किन इन्फेक्शन भी जो है वो बहुत ज्यादा इस बार देखने में मिल रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि बहुत ज्यादा जो है किरणें जो है सन की वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किरणें जो है पृथ्वी तक आ रही हैं। तो इस समय बहुत जरूरी है कि आपको अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी यदि डिहाइड्रेटेड होगी तो डेफिनेटली आपको ये सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। तो आप कभी भी जब बाहर निकल रहे हो तो अच्छे से हाइड्रेटेड हो, चाहे आप घर नहीं भी निकल रहे हो, घर में भी हो तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और डाइजेशन के लिए हमें बिल्कुल जरूरी है कि हम बिल्कुल मिर्च मसालेदार खाना एकदम बंद कर दें। इस समय हम हल्का खाना खाएं, फ्रूट्स की सर्विंग ज्यादा लें, अपनी स्किन को एलर्जी से बचाने के लिए विटामिन सी वाली चीजें जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे संतरा है इसका सेवन करें, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इनका सेवन करें ताकि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। और नींबू जैसी चीज है, जो नींबू जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप सेवन करते हैं और आम का पन्ना पी के निकलेंगे घर से तो डेफिनेटली आप सनस्ट्रोक से और गर्मी के मार से बच सकते हैं। जी, अगर बात करें जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे देखा जाता है कि दिन में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, शाम को तापमान में गिरावट आती है, फिर बारिश और फिर उसके बाद अदर, इसकी वजह से उमस से भी बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में किस तरह से डाइट का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अगर बात करें तो जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, खाने के इसमें भी जो है यहाँ पर पेट की जो समस्याएं ज्यादातर देखने को आ जाती है उस समय। देखिए इस समय सबसे पहली बात आज मैं बता दूं कि आज वर्ल्ड वो है डेंगू डे है, आप सब जानते ही होंगे। और जैसे ही क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंज होती है, जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ऐसे मच्छर कम हो जाते हैं, परंतु यदि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होती है तो जो मच्छर फिर से पनपने लगते हैं और उसके कारण भी जो होता है कि डेंगू, मलेरिया और जॉइंटिस जैसी बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगती हैं। और मौसम के बदलने के साथ साथ सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम ऐसा खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो सके और हमारे पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो जैसे दलिया, खिचड़ी, ओट्स, उसके अलावा यदि रोज रोज ये चीजें आप नहीं खाना भी चाह रहे हैं तो आप ऐसी चीजें खाएं जो कि बहुत आसानी से आपके लिए डाइजेस्ट हो सके। जितनी वाटर बेस्ड सब्जियां हैं जैसे लौकी, तुरई, कद्दू की सब्जी है, ये सारी सब्जियां आप सीजनल हरी सब्जियां ज्यादा खाएं जिससे कि आपकी बॉडी में जो मिनरल लॉसेज हो रहे हैं धूप के कारण वो आपके कंट्रोल हो सके। नारियल का पानी, बेल का शरबत, नींबू का शरबत और इसके अलावा आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना सबसे पहला हमारा पंच बहुत जरूरी है। आप जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी जगह यदि नेचुरल जितने भी ड्रिंक्स होते हैं उनका यदि सेवन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए
प्रोटीन के लिए भी आप जैसे दालों का सेवन करिए, दही जरूर से खाइए, क्योंकि इस मौसम में दही हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है, जो हमारे स्टमक को अपसेट होने से बचाता है। इसमें पाए जाने वाले जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, गट बैक्टीरिया, हमारे स्टमक को अच्छा रखते हैं, हमारे शरीर को बाहरी तापमान से जो होते हैं उसके साथ में सामंजस्य बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जी। एचपी चंद्रा जी से हम पूछेंगे, जिस तरह से देखा जाता है कि लगातार मौसम में जब भी परिवर्तन होता है, कृषि की उपज में बहुत ज्यादा हानि होती दिखाई देती है। क्या इस मौसम में भी जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? अगर बात करें तो गर्मी में भी बहुत लोग खेती करते हैं, तो इस मौसम का प्रभाव क्या खेती पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, मौसम का प्रभाव है खेती के बीज बुआई से लेकर के जी अंतिम कटाई, क्या कटाई होने के जी जी एचपी चंद्रा जी। उसमें समस्या आती है। जैसे सिंपल सी बात है कि यदि धान पक चुके हैं, यदि हम धान की बात करें तो धान जी पक चुके हैं, यदि अंधड़ चले, हवा पानी चले, तो उस स्थिति पर धान जो कटाई हुआ है वो भीग जाएगा, जिससे नुकसान होगा। यदि धान है खड़ा है और यदि ओले गिरे तो धान है झड़ जाएंगे, तो रिस्क है खेती में बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए फिलहाल मौसम पूर्वानुमान का जो महत्व है आज की स्थिति पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान दे करके ये रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, केवल फैक्टर को कम कर सकते हैं। जी। जैसे अधड़ की बात करें तो जिस तरह से 2 दिन तक अधड़ चढ़ने की बात की, तो सबसे ज्यादा अधड़ में अगर बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला आपको? देखिए, अभी फिलहाल जो मेरे पास गति चित्र क्या थी? आया जी है, छाया चित्र है, उसके हिसाब से यदि देखें तो मेन पार्ट में जी बहुत सारे नीलगिरी के पेड़ उखड़ गए हैं। एक मोबाइल टावर है वो टूट करके लटका हुआ है। तो ये लगभग गति है लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली होगी, जिसके कारण से इतना ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी चीज ये है कि मेन जी पार्ट है, की हाइट है 1095 मीटर, जी माध्य समुद्र तल से ऊंचाई है, तो इसके कारण भी वहां पर प्रभाव है वो ज्यादा पड़ता है। बाकी जो थोड़े से नीचे के जो एरिया है वहां जी पर सरफेस के फ्रिक्शन के कारण से उसकी गति कम हो जाती है। जो डेंस शहर रहेंगे वहां पर और फ्रिक्शन के कारण से कम हो जाती है। तो जी यदि हम घने शहर में बात करें तो वहां पर ज्यादा डैमेज की संभावना नहीं रहती, लेकिन जो जी ऊंचाई वाले जगह है या फिर खुले जगह है जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पर जो अंधड़ यानी कि तेज हवा है, जिसको हम लोग गस्टी विंड बोलते हैं, और इसी का लगातार बने रहना उसको स्क्वाल बोलते हैं, तो जी इसकी नुकसान है वो ज्यादा होता है। यदि खेतों की दृष्टि से देखा जाए तो जो मुख्य रूप से मैं धान की फसल की बात कर रहा हूँ, धान है जी जो खड़ा हुआ है, तो यदि हवा आया तो उस जी स्थिति पर वो सो जाएगा। यदि वो पका नहीं है, बीज है वो, तो उस स्थिति पर दूध है अधपका रह जाएगा। इसके कारण से फसल में नुकसान होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी जो वार्निंग अंधड़ चलने की दिया रहता है, तो उस कंडीशन जी पर जितना जल्दी संभव हो सके फसल की कटाई है यथा समय करके उसकी प्रॉपर स्टोरिंग है वो कर लेना चाहिए। जी। जिस तरह से बात करें रायपुर राजधानी की, तो राजधानी में भी अधड़ देखने को मिली, साथ ही बारिश की बूंदें भी यहाँ पर टपकती दिखाई दी। आज मौसम कैसा रहेगा सर? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि दक्षिणी हवा का प्रभाव है, तो दक्षिणी हवा के प्रभाव से जो रहता है उसमें है कि नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा रहता है, जिसके कारण से फिलहाल जी आज भी अ, एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ एक दो स्थानों पर अंधड़ भी चलने की संभावना है, और अंधड़ है कहीं कहीं पर एक आध जगह कुछ ज्यादा रहता है, बाकी सामान्यतः 30 से जी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलता है। जी। हम डॉक्टर सारिका वर्मा जी के श्रीवास्तव जी के पास आते हैं। सारिका जी, अगर बात करें तो जिस तरह से अधड़ और बारिश की बात हो रही थी, हमने देखा जी कि खाने पीने में भी जो है बहुत चीजों को नुकसान होता है, और जी बाजारों में रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को पोषण चीजें नहीं मिल पाती। तो ऐसे जी में कौन सी ऐसी चीजें खाई जाए जिससे वो पोषण उपलब्ध हो, साथ ही जो इन चीजों का प्रभाव भी शरीर पे ना पड़े? देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे बार बार मौसम बदल रहा है, अंधड़ आती है, तो सबसे पहली बात है हमें हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि फल और जी सब्जियां आप मार्केट से ला रहे हैं
तो उसे अच्छे तरीके से डिसइंफेक्टेड करके आप खाएं, उसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद में, ताकि उसमें धूल मिट्टी या किसी तरीके के कण ना रह जाए। हाइजीन का आपको ध्यान बहुत रखना जरूरी है। और यदि जैसे मौसम, वैसे तो हरी सब्जियां हर मौसम में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए न्यूट्रिशन देने के साथ साथ हमें मिनरल्स भी देने का काम करती हैं। तो इस समय यदि बहुत ज्यादा अंधड़ है या बारिश बार बार बदल रहा है मौसम, तो उस समय कुछ दिन तक आप भाजियां मत खाइए, 2-4 दिन तक भाजियां मत खाइए। जैसे नॉर्मल वेदर होता है तो आप भाजियां खा सकते हैं। आप घर में जो सारी चीजें आपके अवेलेबल हैं उन चीजों का सेवन करें, दूध जैसे है, दही है, जैसे आप इस समय गर्मी है, मैंने कहा कि जैसे विटामिन सी वाली चीजें जो है वो ज्यादा लेना है। वाटरमेलन यदि, क्योंकि हर गर्मी में हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, आप उनका सेवन कर सकते हैं। आप घर में ऐसी सभी चीजों का सेवन करें जो सुपाच्य हो, आसानी से आपके पचने वाली हो और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी भी तरीके का बुरा इम्पैक्ट डालने वाली ना हो। जी, जैसे कि डाइजेशन की बात की आपने, बच्चों या बड़ों की बात करें, जवानों की, तो सब में जो है डाइजेशन का बहुत ज्यादा इशू देखने को मिलता है। जी जी। क्या एक सूची रहनी चाहिए खाने की कि किस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे डाइजेशन के प्रॉब्लम ना हो? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं सभी के लिए, वैसे तो क्या होता है कि हमारी हर किसी की एक रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपके वर्किंग टाइप के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से कैलोरी जो है आईसीएमआर ने डिसाइड की हुई है। पर जो बेसिक आपका खान पान होता है, आपको 3 चीजें बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का खाना, डिनर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। उनके बीच बीच में आप 2-2 घंटे में छोटे छोटे मील्स लेते रहिए। जैसे सुबह सो के उठें तो थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, अंजीर है, अखरोट, इसका सेवन करें। इसके अलावा आपका ब्रेकफास्ट जो है वो हल्का रखें, जैसे सूजी का उपमा, दलिया, ओट्स, ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हैं, मूंग का चीला खा सकते हैं। ये बच्चों को भी देना है तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंडविच बनाकर दे सकते हैं। और जो बड़े यदि खा रहे हैं तो मूंग का चीला है, या आप उत्पम बनाकर भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इजिली डाइजेस्टेबल भी होते हैं और हर घर में ये बनती हैं। तो इस समय हम ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें रखें। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग भी ले सकते हैं, परंतु ऑलरेडी इतना गर्म वेदर है तो 1 अंडे से ज्यादा आप दिन भर में इंटेक मत करिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप की बात करें। आपका जो मिड मॉर्निंग, लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है, उसमें यदि आप वर्किंग भी है तो भी आप अपने साथ कुछ कैरी करें, कि कुछ एक फ्रूट लेके जाएं और इसके साथ में कुछ लिक्विड चीजें, जैसे कि यदि पॉसिबल है तो नारियल का पानी, बटर मिल्क है। यदि आप घर में हैं तो बेल का शरबत है, नींबू की शिकंजी जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लिक्विड का जो इंटेक है वो भी हो सकता है। आम का पन्ना इस सीजन के लिए बेस्ट होता है, तो कच्चे आम का पन्ना आपको लू से, सनस्ट्रोक से बचाने का काम करता है, वो लीजिए। लंच में आपने मल्टीग्रेन रोटी लेनी है। आप मैदे वाली चीजें बिल्कुल इस समय एलिमिनेट कर दीजिए अपनी डाइट से, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट डालती हैं। दालें ऐसी लें जैसे मूंग और मसूर जो होती है, सुपाच्य होती हैं, आप वो ले सकते हैं। हरी सब्जियां आप लीजिए, या पत्तेदार सब्जियों के अलावा यदि, क्योंकि मैंने बताया कि अंधड़ में थोड़ा सा ये बारिश बार बार हो रही है तो कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो उस समय आप नॉर्मल हरी सब्जियां लीजिए। पनीर हफ्ते में 2 से 3 बार, ड्राई बीन्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन है तो हफ्ते में 1 बार चिकन या फिश ले सकते हैं। मीट अभी बहुत हैवी होता है, उसे अवॉइड करें। सलाद लें, दही लें, शाम को भी कुछ एक फ्रूट या हल्का नाश्ता लें। खाने के पहले, डिनर के पहले सूप ले लें। रात का खाना भी आपका दिन की तरह हो, पर रात को चावल आप अवॉइड करें। दिन में आप चावल लें, नहीं तो आपको इंडाइजेशन होगा। और रात को सोने के पहले 1 ग्लास आप मिल्क लें। यदि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट से इफेक्ट कर रही है तो डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी से जितने भी वो रहते हैं फ्री रेडिकल्स को निकालने का काम करते हैं, वो आप लीजिए। हो सके तो सीड्स आप अपनी डाइट में रखिए, जैसे सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। ये आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। जी, अगर आपने बात किया कि जिस तरह से देखा जाता है बारिश जैसे होती है, कई लोग भीग जाते हैं तो उनको जैसे जुकाम, ये सब चीजों की शिकायत है, एलर्जी की भी शिकायत आती है, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, एक्चुअली गर्मी है और एलर्जी भी हो रही है, तो इस समय हम उन्हें बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं सजेस्ट कर सकते कि आप काढ़ा लीजिए या ये सब, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है।
तो उस कंडीशन में आप अपनी एलर्जी से बचने के लिए दूध जो ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर आप दूध दे सकते हैं। तो दूध से भी आपकी जो होती हल्दी से इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है। और इसके अलावा आप ऐसी चीजें, ताजा दही कभी भी नुकसान नहीं करता। जब तक आपको सीवियर सर्दी नहीं है, आप बिल्कुल ताजा दही ले सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है, वो आप लीजिए। खाना बहुत सुपाच्य लीजिए। यदि आप एलर्जिक हो रहे हैं, बार बार आपको यदि मौसम के कारण आपके शरीर पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो उस समय आप अपना खाना, सूप आप ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप जो है ये इस समय आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है, आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन देने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको एलर्जी से भी बचाने का काम करते हैं। और यदि आप काढ़ा भी ले रहे हैं, तो काढ़े में जैसे तुलसी डाल रहे हैं, तो उसके साथ में आप मीठी नीम मिला दीजिए। तो मीठी नीम जो रहती है, मीठी नीम और मिंट जो वो होता है ना, पुदीना, वो इसकी तासीर को बदल देता है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में कुछ गर्म चीजें भी ले सकते हैं। जी। एचपी चंद्रा जी, थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप कैमरा जो है पीछे बैक हो गया है, उसको फ्रंट में ला दीजिए। एचपी चंद्रा जी। जी 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 जी। अगर बात की एचपी चंद्रा जी, देखा जाता है कि जब भी बारिश या इसका मौसम होता है, लगातार मौसम में जब भी परिवर्तन होता है, तो ये भी देखने में होता है गरज चमक के साथ कहीं पर बिजली भी गिर जाती है। ऐसा कहीं देखने को मिला कि उतने टेम्परेचर में जो कहीं बिजली गिरी हो? बिजली गिरने की घटना एक्चुअल में एक ऐसा है कि एटमॉस्फेरिक जो स्टैटिक करंट है उसके कारण से रहता है। और ये जब थंडर क्लाउड जब बनते हैं तो केवल हवा ही नहीं चलता है, उसके साथ में अंधड़ जो लाइटिंग की घटना होती है जिसको हम वज्रपात कहते हैं। तो ये घटना है छत्तीसगढ़ में। यदि देखा जाए तो लगभग हम लोग जो एवरेज निकाले थे उसमें 130 लोग हैं जी जी। एचपी चंद्रा जी के गले लग जाते हैं, साथ ही 300 लगभग। एचपी चंद्रा जी, बीच में आपने जो बोला वो सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से वो रिपीट करेंगे? जी। ये लाइटनिंग की घटना या वज्रपात की घटना के कारण से लगभग 130 लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही लगभग 300 पशु हैं जो किसी न किसी कारणवश ये जो वज्रपात के कारण से मर जाते हैं। तो इससे काफी कुछ जनहानि होती है, धन हानि होती है। साथ ही कुछ मकान भी ऐसे रहते हैं जिसमें वज्रपात के कारण से उसके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका रहती है, जिसके लिए हम लोग समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं जिससे बिजली से बचा जा सके। जी। ये भी देखना पड़ता है, जैसे आपने कहा कि पूरे जो दक्षिणी विक्षोभ की हवा जो आ रही है उसकी वजह से पूरे जो है प्रदेश में प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है? जी एचपी चंद्रा जी। सॉरी, रिपीट कीजिए थोड़ा क्वेश्चन। मैंने कहा जिस तरह से परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है मौसम में, तो ये प्रभाव जो है कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, जो इसका मैकेनिज्म जो रहता है वो सबसे पहले तो कोई भी वेदर सिस्टम बनने के लिए नमी चाहिए। नमी है वो या तो हमें वेस्ट साइड से यानी कि अरब सागर से मिलेगा, जो जनरली मानसूनी सीजन में मिलता है। दूसरी चीज है कि हम सामान्यतः जो बाकी मानसून के छोड़ बाकी जो समय रहता है उस समय हमें बंगाल से हमें नमी मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर वेदर सिस्टम है वो डेवलप होते हैं। तो डेवलप हो गए, उसके अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो और क्लाउड फॉर्मेशन के साथ में ही उसका वर्टिकल एक्सटेंड है वो बढ़े। तो ये टेक्निकल है। तो सीधी सी बात है, हम लोग एक ही लाइन में बात करें तो नमी युक्त हवा के कारण से यहाँ पर गर्मी के प्रभाव से एक कन्वेक्शन पैदा होता है, या ऐसी मैकेनिज्म तैयार होता है जो नमी को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, ऊपर की ओर उठाता है। इसके कारण से बादलों का बनना चालू होता है। यदि बादल में भी कुछ ऐसी मैकेनिज्म तैयार हो जाते हैं जिसके कारण से बहुत उसका वर्टिकल एक्सटेंड है, करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर तक चला जाता है, जिसके कारण से ओला गिरने की घटना है, ये वज्रपात की घटना है, अंधड़ चलने की घटना है। ये तीनों घटनाएं हैं होती हैं
सबसे पहले जब भी वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, यदि आप सामान्य जो श्रोता है उनको मैं बता दूं कि जब जिस तरह से कपास या फूल गोभी का जो की तरह है, यदि क्लाउड का फॉर्मेशन हो या उस तरह से दिखे, तो यथासंभव यदि ज्यादा डेवलपमेंट दिख रहा हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, या फिर देख लें कि किस पर है। दूसरी चीज है कि हम लोग जब वार्निंग इशू करते हैं कि अगले 4 घंटे में क्या कहाँ पर क्या क्या परिस्थितियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम जरूरी काम है तो मत निकले, लेकिन यथासंभव कोशिश करें कि निकलना ना पड़े, क्यों इससे सीधा सीधा जान माल के नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कल ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो मेन पार्ट से चित्र आया है उसमें है वो व्यक्ति है नीलगिरी के पेड़ के पीछे में छुप गया था हवा से बचने के लिए, लेकिन हुआ ये कि नीलगिरी का पेड़ ही उसके ऊपर गिर गया। दूसरी चीज है कि एक बार जो पिछले साल मानसून के सीजन में ही है, ये सारंगढ़ के आसपास में 7 मजदूर काम कर रहे थे, वो जब पानी गिरना चालू हुआ तो सीधा पेड़ के नीचे आ गए। पेड़ के नीचे आ गए तो पेड़ है वो सबसे ज्यादा, पेड़ है या ऊंची बिल्डिंग है, ये सबसे ज्यादा वज्रपात होने की घटना होती है। तो यथासंभव कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की घटना से बचने के लिए, वज्रपात की घटना से बचने के लिए विशेष करके जो पेड़ है या फिर इलेक्ट्रिक लाइन के जो है उसके आसपास ना रहे, धातु के जो बने हुए तारों के मध्य ना रहे। जी, ट्रांसफार्मर भी रहते हैं कई बार, वहां पर भी आगजनी का शिकार हो जाते हैं, तो उसके पास भी लोगों को उसका जो करंट रहता है लगभग 20,000 से लेकर के 50,000 एम्पियर का करंट रहता है, जिसमें 1 सेकंड में ही आदमी काफी कुछ उसकी स्थिति है बहुत खराब हो जाती है, यानी कि उसमें सेकंड भी नहीं लगता कि वो उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसी जो घटना है, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले यही रहता है कि आप घर से बाहर मत निकलो। घर से बाहर निकल भी गए हैं तो किसी पेड़ के नीचे न जाए, किसी धातु के बने हुए पोल के आसपास ना रहे, जैसे टावर है या बिजली के खंभे हैं या टेलीफोन के पुराने जो खंभे रहते थे या इस टाइप के जो धातु के हैं, उसमें बिल्कुल ना रहे। यथासंभव हो घर के अंदर या किसी भी शेल्टर में चले जाएं। यदि धातु की सीट ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धातु की सीट लगा हुआ है और यदि पोल है लोहे का है तो उसको बिल्कुल ना छुएं जी, क्योंकि उसमें भी करंट है वो आने के डर रहते हैं और बहुत अधिक हाई वोल्टेज रहने के कारण से उसमें भी आदमी के नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसलिए ये सारी परिस्थितियां हैं वज्रपात से बचने के लिए है, हवा से बचने के लिए वही है कि आप सीधे पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ना जाएं, भले उससे कोई भी आसपास में घर देख ले या और कुछ देख ले। वज्रपात और हवा दोनों से बचने के लिए सबसे बढ़िया एक साधन रहता है कि आप चुपचाप जमीन के नीचे में बैठ जाएं। तो बैठ जाएंगे तो आप ऊपर में हवा का प्रभाव है कम से कम रहेगा। या कोई भी शेल्टर है या पत्थर जैसे बाहर में है तो पत्थर के पीछे में चले जाए, जिससे कि हवा और वज्रपात की घटना है होने की संभावना कम रहे। तो ये बहुत डेंजरस होता है कि ये दोनों का प्रभाव है वो। अब उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, ओले भी अपने छत्तीसगढ़ में जो गिरते हैं वो करीब करीब देखे तो 1 सेंटीमीटर के व्यास में रहता है, तो उससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन फसल को नुकसान होता है। यही सारी घटनाएं लोग इस टाइप के रहते हैं और इससे काफी नुकसान होता है। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपको नीचे जमीन पे बैठ जाना चाहिए, आपको किसी पेड़ के पीछे नहीं आना चाहिए, ना ही किसी लोहे से बने खंबे को आपको पकड़ के सहारा लेना चाहिए। ऐसी शेल्टरों या ऐसी जगहों पे रहना चाहिए जहां पर आपको जो है बिजली के झटकों से बचे जा सके, ऐसा कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। जी, हमारे पास डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। सारिका जी, जिस तरह से देखा जाता है कि गर्मी का समय आए या बारिश के समय में देखा जाता है, खाने की जो भूख होती है उसमें हमेशा कमी देखने को मिलती है। लोग जितना डाइट फॉलो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और कई लोगों का कहना है कि गले में कुछ भी खाने के बाद उनके गले में अटकना चालू हो जाता है। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है। खुद गर्मी में कई लोगों के गले में जो है थोड़ा सा भी खाने के बाद उनके गले में वो शिकायत करते हैं कि उनके गले में जो है खाना अटक गया है। ऐसे में किस तरह का खाना ऐसा खाना चाहिए कि वो चीजें समस्या जो है उत्पन्न न हो, या कुछ ऐसा भी कारण है जिसकी वजह से समस्या होती है? देखिए, सबसे पहली बात है क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि उस समय हमारा एपेटाइट कम हो जाता है, क्योंकि बाहर का मौसम इतना गर्म होता है कि हमारी भूख कम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है
कि आप अपनी डाइट को बिल्कुल चेंज कर दें, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर दें। आपके सामने यदि गर्मी में गरम गरम चीजें लाकर रख दी जाए बहुत स्पाइसी, तो डेफिनेटली आपकी भूख कम हो जाती है। तो आप अपने जो फूड की पैलेटेबिलिटी उसको चेंज करिए, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करिए, उसे लिक्विड फॉर्म में या कुछ ऐसी चीजें, आपको ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं इस ड्यूरेशन में, तो फ्रूट, दही या फिर आप शेक ले सकते हैं। शेक के अलावा जो है आप जैसे खाना जो ले रहे हैं तो रोटी ले रहे हैं, तो रोटी में बहुत ज्यादा मतलब पूड़ी पराठे की जगह आप रोटी लीजिए, दही आप लीजिए, खाने में बहुत अच्छा ये सारी चीजें। अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इस बात तो घोषणा भी की है कि बोरे बासी को यस तो उसके लिए उन्होंने कहा भी कि ये इस बार मई दिवस पे वो भी किया गया। तो ये एक वास्तव में बहुत अच्छा फूड होता है, तो उसको यदि हम खाते हैं तो आप देखिए वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसपे तो कई सारे रिसर्चेस भी हुए हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपने सारी चीजें ऐसी खानी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ्रेंडली हो। भूख आपकी कम हो रही तो डेफिनेटली आप सॉलिड की जगह आप कैलोरी का इंटेक आप थोड़ा सा फूड पैटर्न चेंज कर लीजिए। जैसे ओट्स की स्मूदी आप बना कर ले सकते हैं, आप खाने में शेक बनाकर, बनाना शेक हो गया, मिल्क शेक है, ये सारी चीजें आप ले लीजिए। और चीले आप खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए। आपको जो चीजें जैसे दही के साथ में आपने बॉइल्ड मूंग मिलाकर ले लिया तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि सीड्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दही के साथ में आप अपने जितने भी सीड्स हैं उनको मिला लीजिए, फ्रूट पंच आप बनाकर ले लीजिए। जैसे मस्क मेलन का सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। तो ये आपको एनर्जी देने के साथ साथ में आपकी भूख को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें तो हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी जुड़े हुए थे, उनको भी नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों जो हमारे साथ जुड़े थे उनको धन्यवाद। ऐसे ही बने रहेगा सानन न्यूज़ के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।